हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 31 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 30 और 31 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्योंकि कल की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए दोनों दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस मूवमेंट की टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। जैसे कि एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, टेक्स्ट बुक जिनकी टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया है, इनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 282 मॉक टेस्ट, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक टेस्ट, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक टेस्ट, और इसके अलावा आईबीएसयू जो कि आईबी का एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 मॉक मिल सकेंगे। और इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी कुछ 330 मॉक आप लोगों को मिल सकेंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफर भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, जिसमें 200 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए 12,000 से अधिक मॉक मिल सकेंगे। तो बस आपको स्टडी 10 कूपन लगाना है और इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 रुपये डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ी बदली बदली लग रही होगी और थोड़ी डाउन भी होगी, तो आज आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, गर्भपात का सामना करने वाले श्रमिकों को पेड लीव देने वाला दुनिया का दूसरा देश ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है न्यूजीलैंड। देखिए, जो न्यूजीलैंड है ये महिला अधिकारों के लिए हमेशा से ही आगे रहा है और यहाँ यदि देखा जाए तो हर 4 में से 1 महिला का गर्भपात हुआ है। तो उनकी तकलीफ़ों और समस्या को देखते हुए हाल ही में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा गर्भपात का सामना करने वाली जो भी महिलाएं हैं इन्हें पेड लीव देने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला ये दूसरा देश बन गया है। पहला कौन था? तो पहला अपना देश भारत ही था। अब यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जेसिका अर्डन। इसके अलावा ये है न्यूजीलैंड का ऊपरी हिस्सा और ये है निचला हिस्सा। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। और आप सभी जानते हैं 2022 में जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप होने हैं, इसे न्यूजीलैंड ही होस्ट करेगा, जिसके लिए आधिकारिक गाना ये चुना गया है गर्ल गैंग को। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में किया गया है, जिसे आमतौर पर गोरखपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। और ये पूर्वांचल भारत का पहला और उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर है, जिसका जो नाम है स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खां के नाम पर रखा गया है। ये कौन थे? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जो क्रांतिकारी संगठन है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके साथ ये जुड़े हुए भी थे। काकोरी कांड की जो घटना रही, इसमें भी इनकी प्रमुख भूमिका रही है, जिसके कारण इन्हें जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर इस पार्क का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। अब ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अधिकतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है ये भारत में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट बनने वाला राज्य बनने जा रहा है। यहाँ कुल कितने एयरपोर्ट होंगे? 5 होंगे। एक तो वाराणसी में है, दूसरा मेरठ में है, तीसरा बरेली में है। 2 एयरपोर्ट है जो कि चर्चे में रहे हैं, जिसमें कि एक तो है द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जो कि 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक है कुशीनगर एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट जिसे कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी गई है। यदि देखा जाए तो अपने देश भारत में टोटल 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें कि अब सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य ये बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अब यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व ये दोनों ही स्थित है उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर से भारत का पहला मास्क एटीएम ये लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पहला ट्रांसजेंडर टॉयलेट ये यहाँ स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला डॉग मेमोरियल स्थापित किया गया है। मथुरा में भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी चर्चे में है, जिसके कारण अभी हाल ही में यहाँ सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव, जिसे आप बुद्धा चावल के नाम से जानते हैं, काला नमक चावल महोत्सव ये यहाँ मनाया गया। झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इसका आयोजन किया गया। लखनऊ में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया, जबकि अभी हाल ही में कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल ये आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा ये किस देश ने की है? तो इसकी घोषणा भी हाल ही में चाइना के द्वारा की गई है। अब ये पूरा मैटर है क्या? तो यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को उइघर मुस्लिम्स के बारे में बताया था। उइघर मुस्लिम्स जिन्हें कि चाइना के झिंजियांग प्रांत में प्रताड़ित किया जाता है, और इन्हीं की प्रताड़ना को लेकर के अभी हाल ही में जो जापान है इसने एक रिपोर्ट बनाई थी, और ये रिपोर्ट बना करके किसे सौंप दी थी? यूएसए को। जिसके बाद से अमेरिका ने क्या किया कि इस झिंजियांग प्रांत के जो अधिकारी हैं इन्हें अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और कुछ समय पहले ही चाइना और अमेरिका के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी अलास्का में, जहां दोनों ही देशों के बीच काफ़ी तू मैं मतलब कि एक तरह की बहस देखने को मिली, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी कम ही देखने को मिलती है। जो चाइना है इसके द्वारा अमेरिका पर यह आरोप लगाया गया कि आप बाकी कंट्रीज़ के जो ट्रेडर्स हैं, मतलब कि बाकी कंट्री के लोगों को आप भिड़का रहे हैं ताकि वो हमारे साथ व्यापार ना कर पाए। अमेरिका ने चाइना के ऊपर ये ब्लेम लगाया कि आपके देश में मानवाधिकार का पालन सही से नहीं होता, और अमेरिका के द्वारा इसी उइघर मुस्लिम का मुद्दा उठाया गया, जिस पर दोनों ही देशों के बीच बहस जो है काफ़ी तेज हुई। जिसके बाद से कुछ समय पहले ही चाइना ने अमेरिका की एक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसे अपने देश में बैन कर दिया। तो यदि देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो कि चाइना में झिंजियांग प्रांत में जो उइघर मुस्लिम के साथ प्रताड़ना होती है, इस पर काफ़ी सारे लोगों ने अपने विचार रखे हैं, मतलब कि काफ़ी लोग इसके खिलाफ भी हैं। तो जो चाइना गवर्नमेंट है उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि हमारे आंतरिक मामलों में कोई और देश हस्तक्षेप करे। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में जो बीबीसी न्यूज़ है इसने इसी उइघर मुसलमानों को लेकर के अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके बाद क्या हुआ, चाइना ने इस बीबीसी न्यूज़ पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब कि ये जो न्यूज़ चैनल है ये चाइना में नहीं चलाया जाता है। और अब चाइना ने क्या किया है कि ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चाइना की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। करेंसी है रेन मिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो चाइना है इतने प्रतिबंधों के बाद भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के ढाका, जो कि यहाँ की कैपिटल है, और पश्चिम बंगाल में जो न्यू जलपाईगुड़ी है, इसे जोड़ने के लिए किस नए ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो बांग्लादेश है इसने अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मनाई है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1971 में। इस युद्ध के दौरान ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो हाल ही में इसने अपनी 50वीं सालगिरह मनाई है, जिसके मौके पर अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर सर्विस ये शुरू कर दी गई है। पहली थी मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी बंधन एक्सप्रेस, और अब तीसरी है मिताली एक्सप्रेस। अब यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। दोनों ही देशों के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। इसके अलावा यही स्थित है कॉक्स बाज़ार, जो कि आप देख पा रहे हैं। हाल ही में इस कॉक्स बाज़ार से जो रोहिंग्या शरणार्थी है इन्हें भाषण चारदीप यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? हाल ही में 2019 और 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें कि 2020 के विजेता ये चुने गए हैं बांग्लादेश के सबसे पहले राष्ट्रपति, इनका नाम क्या था? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। आप यदि देखेंगे तो असम से बहती हुई आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे
जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से प्रवेश करते हुए आती है गंगा नदी। गंगा नदी को यहाँ किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी यहाँ कहलाती है पद्मा। और बांग्लादेश में जब ये दोनों नदियाँ मतलब कि पद्मा और जमुना ये दोनों मिलती हैं तब ये मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो इसका विस्फोट अभी हाल ही में इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ये एक विस्फोट रहा है जिसकी जो गूंज है 30 किलोमीटर दूरी तक सुनाई दी है। और यदि हम बात करें माउंट मेरापी ज्वालामुखी की तो ये इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा प्रकार है मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? जिसमें कि आए दिन तो नहीं कह सकते लेकिन इसमें लगातार विस्फोट बना रहता है कुछ कुछ समय के अंतराल में। सुसुप्त ज्वालामुखी वे होते हैं जिसमें कि काफ़ी समय से विस्फोट तो नहीं हुआ है लेकिन आगे विस्फोट होने के चांसेस हैं। मृत ज्वालामुखी वे है जिसमें कि काफ़ी समय से विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी होने का कोई चांस नहीं है। तो ये 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं माउंट मेरापी ज्वालामुखी की, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यदि याद होगा आप लोगों को तो इक्वाडोर में एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम हमने पढ़ा था जिसका नाम है सेंगे ज्वालामुखी, जो कि हाल ही में यहाँ फटा था। इंडोनेशिया की बात हमने कर ली। और अभी हाल ही में जो डेनिस रेड क्रॉस है इसके द्वारा वॉल्केनो बॉन्ड यानी कि ज्वालामुखी बॉन्ड इसकी भी घोषणा की गई थी। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो ये है बैरन द्वीप। तो इंडोनेशिया के बारे हमने डिस्कस कर लिया, इक्वाडोर और डेनमार्क। जापान का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है इसका नाम क्या है? तो ये है माउंट एसो। अब यदि हम बात करें इंडोनेशिया की जहाँ ये विस्फोट हुआ है तो आप मैप में देख सकते हैं इंडोनेशिया की लोकेशन। इसकी कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। कुछ समय पहले ही इंडोनेशिया के दोबारा से राष्ट्रपति बनाए गए हैं, इनका नाम है जोको विडोडो। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। देखिए, यदि केवल गरुड़ लिखा है तो ये है भारत और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज। यदि गरुड़ शक्ति लिखा है तो ये है भारत और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग जो कि 45,000 साल पुरानी है, ये इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नहर में करीब 1 हफ्ते से फंसा मालवाहक जहाज जो कि है एवर गिवन, इसे चैनल के किनारे हटा दिया गया है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वेज नहर ये भी हाल ही में चर्चे में है। स्वेज नहर में एक जहाज है जिसका नाम है एवर गिवन जो कि यहाँ फंस गया था। इसकी पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये जो जहाज है ये काफ़ी भारी सामान मतलब कि लगभग 2 लाख टन का सामान अपने ऊपर लाद करके ले जा रहा था। कुछ दूरी पर जाने के बाद एक तेज हवा का झोंका आया और ये जो नाव है हवा के दबाव में मतलब कि इधर उधर खिसकती हुई ये कुछ टेढ़े तरह से इस नहर में आकर के लग गई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हुआ ये, जैसे कि स्वेज नहर में यदि आप देखेंगे इसका महत्व भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले क्या होता था कि भारत या अदर कंट्रीज़ भारत के साथ जब व्यापार करती थी तो सामान कुछ इस तरह से अन्य देशों में आया और जाया करता था, क्योंकि उस समय ये स्वेज नहर वाला सिस्टम नहीं हुआ करता था। लगभग 150 साल पहले इस स्वेज नहर का निर्माण किया गया। ये जो स्वेज नहर है इसकी लंबाई है 193 किलोमीटर, जिसे कि खोद करके बनाया गया है। इसे बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा। इसकी गहराई 26 से 27 फीट तक है। और इसी जहाज़ के रुक जाने के कारण इधर और उधर के जो जहाज़ थे ये भी रुके हुए थे, क्योंकि यदि ये जहाज़ हट पाता तभी तो भूमध्य सागर के जहाज़ इधर आ पाते और जो लाल सागर के जहाज़ है ये कुछ इधर होते हुए यूरोपीय कंट्री में जा पाते। लेकिन केवल एक जहाज़ के अटक जाने के कारण ये वैश्विक मुद्दा बन गया था, जिसके कारण ये चर्चे में आया। और अब ये राहत की खबर है कि इस जहाज़ को यहाँ से हटाया जा रहा है, जिसके बाद से दोनों हुए मतलब कि दोनों तरफ जो भी जहाज़ रुके हुए थे, कहा जाए तो भारत के भी 20 से 25 जहाज़ यहाँ अटके हुए थे, जिनके जाने का रास्ता अब खुलता दिखाई दे रहा है। और ये जो नहर है ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नहर बन चुकी है, क्योंकि यदि देखा जाए तो इस पर किसका आधिपत्य है? वैसे देखा जाए तो इजिप्ट का यानी कि मिस्र का इस पर अधिकार है। और मिस्र की जीडीपी का जो मुख्य स्रोत है ये स्वेज कैनाल ही है, क्योंकि इससे यदि देखा जाए तो प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ रुपए इतने की यहाँ टैक्स वसूली होती है।
यहाँ की कुल जीडीपी 1 ट्रिलियन है, जिसमें कि 40,000 करोड़ रुपए तो इसे टैक्स से ही मिल जाते हैं। अब लगभग 8 दिनों से ये नहर बंद थी इस जहाज के रुके होने के कारण। यदि देखा जाए तो पिछले 8 दिनों में 800 करोड़ रुपए के टैक्स का यह नुकसान हो चुका है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को अब क्लियर हो चुकी होंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कोप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? स्कोप यानी कि स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो ये बन गई है सोमा मंडल। सोमा मंडल कौन है? तो ये है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष, जिन्हें भी हाल ही में स्कोप के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब ये स्कोप क्या है? तो ये एक सीपीएससी का मतलब है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इसे रिप्रेजेंट करने वाला एक संगठन है। इसी के अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को चुना गया है। यदि हम अदर अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करें जो कि करंट से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में जो सौरभ गर्ग है, ये UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आतिश चंद्र ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, जबकि जो संजीव कुमार है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है महेंद्र गिरी ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो जो महेंद्र गिरी है ये राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि स्थित है उत्तराखंड में, इसके एक रेंज अधिकारी हैं। इनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से नवाजा गया है और ये अवार्ड जीतने वाले ये एशिया के एकमात्र रेंजर बन गए हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही केरल की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के सैलजा, लॉकडाउन के दौरान इन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किया था इसके लिए इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। सस्मिता लेंका जो कि रिलेटेड है ओडिशा से, ये ओडिशा की महिला वन अधिकारी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में पेंगोलिन के संरक्षण के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशन के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है क्योंकि हाल ही में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है इसके द्वारा पशुओं के लिए भी एक तरह का एम्बुलेंस सर्विस ये शुरू करने का डिसीजन लिया गया है और पशुओं के हित में ऐसा कार्य करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो अब यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें भी हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़, आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो राजीव गांधी, पापीकोंडा और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी स्थित हैं आंध्र प्रदेश में ही। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो आंध्र प्रदेश जो कि डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा फलों के उत्पादन में नंबर 1 राज्य ये आंध्र प्रदेश ही है, जबकि सब्जियों के उत्पादन के मामले में यदि देखा जाए तो पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से दिल्ली तक चलाई गई। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।